आज का जो हमारा लेक्चर है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन योर रियल लाइफ और योर फैमिली लाइफ और योर सोशल लाइफ। इसमें एक जो मैंने लिखा है ऊपर, पैरेटोज प्रिंसिपल या रूल या पैरेटोज लॉ, ये एक फार्मूला है। जैसे आपने सीखा है ना, जिन्होंने साइंस पढ़ी है, E = mc², ये वैसा ही एक छोटा सारा नाम है, हेडिंग है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। समझ आ रही है? अच्छा जी, विल्फ्रेड पैरेटो, ये एक इटालियन, ही वॉज एन इटालियन इकोनॉमिस्ट। He analyzed his society that the 20% people, top 20, controlled the wealth of the country. The 80% wealth of the country was controlled by top 20 people, the wealthy people, the rich people. And on the other way round, 80%, the 20%, the remaining 20% wealth is controlled by the 80% people. वो क्या है? उसने जो एनालिसिस किया था अपनी सोसाइटी का, एक जनरल रूल दिया है कि मुल्क की 80% जो वेल्थ है ना, ये दौलत है, वो टॉप 20 लोग जो है कंट्रोल करते हैं। फिर आपने एनालिसिस करना अपने मुल्क का, ठीक है? ये रूल जो है, ये बिजनेस लाइफ में, सोशल लाइफ में आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। द फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड यू मस्ट नो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल, ठीक है? ये जो रूल है, कौन है? पैरेटोज रूल। विल्फ्रेड पैरेटो कौन था? इटालियन इकोनॉमिस्ट। अच्छा, फिर उसने देखा कि ये जो टॉप 20 हैं, वो अपने मुल्क की 80% दौलत कंट्रोल करते हैं, और बाकी जो है हम में से आप और हम 20% हम दौलत कंट्रोल करते हैं। अब भाई मालिक हैं। इसी रूल को मैं अगर अपने बिजनेस में लेके जाऊं तो फिर क्या होता है कि एक सुपरमार्केट है या एक ग्रोसरी स्टोर है, उसमें आपके 20% जो कस्टमर्स हैं, वो टॉप 20, वो आपकी सेल और प्रॉफिट बहुत बड़ा देते हैं आपको। और जो 80% लोग, जो 80% बाकी हैं, वो हम और आप हैं, जो एक चीज़ कभी ज़रूरत पड़ी तो ले गए, कभी ना पड़ी तो ना ली। लेकिन 20% जो उसके कस्टमर्स होते हैं ना, वो बिग सेल और प्रॉफिट दे जाते हैं। कैसे? जैसे मेरे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, एक कसाई की दुकान है, या वो क्या उसको कहते हैं, मुर्गी की दुकान है और गोश्त वाली। उसमें हम और आप जाते हैं, कभी मुर्गी की ज़रूरत पड़ी, लेने गए, कभी ना पड़ी, आगे। ये हम हैं 80% लोगों में से। 20% वो हैं जो कंपनीज वाले या होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, वो उनका डेली बेसिस पे गोश्त ले लेते हैं। वो क्या, कौन है? टॉप 20। अच्छा, 20% जो कस्टमर्स हैं, वो आपको 80% बेनिफिट देते हैं, प्रॉफिट और सेल ले जाते हैं। ठीक है? जो आपकी 20% जो टॉप 20 कस्टमर्स हैं, वो आपको 80% सेल और प्रॉफिट देते हैं भाई। इसी तरह रियल लाइफ सिचुएशंस में आप देखते हैं कि हमने रोज़ाना वो काम, वो टास्क्स सेलेक्ट करने हैं, इम्पोर्टेंट वंस, जो 20% हो और हमें 80% रिजल्ट्स दें। और भाई आप सारे काम तो नहीं कर सकते हो ना, मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो ना? और भाई समझ रहे हो, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें? बताना ज़रा कि हमने रोज़ाना अपनी रूटीन में या अपनी बिजनेस लाइफ में या अपनी जो है आपकी एज एन एम्प्लॉई, वो टास्क जो इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करने हैं, जो आपको 80% बेनिफिट या प्रॉफिट या आपको रिजल्ट्स दें, वो काम सेलेक्ट करने हैं डेली बेसिस पे।
वीकली बेसिस पे आपने ये अपना शेड्यूल बनाना है। फिर आपकी अगर मैं प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाऊंगा तो मैंने इसी रूल को इस्तेमाल करना है, पेरेटोज रूल। वो क्या है? 80-20। भाई इस तरह लिखना है 80-20, 80-20। ये मैं भूल गया था, आई एम सॉरी टू से। अच्छा जी, तो 80-20 रूल जो है ना, आपने प्रॉब्लम्स में, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में क्या करना है कि 80-20 रूल जो है इस्तेमाल करना है, इसको अप्लाई करना है अपनी रियल लाइफ में। याद रखना, आप यकीन करें कि एवरी ह्यूमन एक्टिविटी यू कैन अप्लाई दिस रूल एंड यू विल फील बेनिफिटेड। ये विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ योर लाइफ। किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी पे, किसी भी काम में आप ये रूल करेंगे तो आपको उसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। लेट अस से 90% या 99% आपको रिजल्ट्स इसके मिलेंगे सक्सेसफुल। ठीक है, अब ये है, अब मैं जब प्रॉब्लम्स की तरफ आऊँगा तो प्रॉब्लम्स मैंने 20% वो सिलेक्ट कर लेनी है जो मुझे 80% रिजल्ट्स दें सही, कि भाई सॉल्यूशन हो गया मेरा। अब देखना ये है कि प्रॉब्लम्स देखें आप, नंबर 1, इसको आप समझने की कोशिश करें आप। ये प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉजेज़ कितनी हैं, वजूहात उसकी ये है, नज़र आ रही हैं, ठीक है। आप उनकी कंप्लेंट्स से उनको स्कोर करें। अभी हम इसका जो है अभी नतीजा निकालते हैं क्या है। नंबर 1 में क्या है, एक सर्विस सेंटर है। ये क्या है, एक सर्विस सेंटर है। ये है फॉलिंग या फेलिंग सर्विस सेंटर। फेलिंग, और भाई, और जो नाकाम हो गया है सर्विस सेंटर, जो फेल हो गया, नाकाम हो गया, या फॉलिंग हो रहा है, या कोई भी आप बिजनेस आप लेते हो, उसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हो। भाई क्या है प्रॉब्लम, क्या है उसकी। नंबर 1 में कि फोन्स आर नॉट आंसर्ड क्विकली। पहली नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है, वो सर्विस सेंटर किसी भी कोई भी हो सकता है सर्विस सेंटर जो है, ठीक है। उसमें नंबर 1 क्या प्रॉब्लम, आप बोलो ज़रा ताकि मुझे पता चले यू आर विद मी। हाँ, नंबर 1 क्या प्रॉब्लम है, फोन्स आर नॉट आंसर्ड क्विकली। उसकी रीज़न क्या है, टू फ्यू सर्विस सेंटर स्टाफ जो है बहुत कम है। तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं उसकी, कंप्लेंट्स हैं 15 कंप्लेंट्स, उनका स्कोर दिया है। फिर नंबर 2 पे क्या है, स्टाफ सीम्स डिस्ट्रैक्टेड एंड अंडर प्रेशर। और भाई उनकी तवज्जो नहीं है काम की तरफ, ऐसा लगता है, सीम्स, ठीक है। तो दूसरी वजह, उसकी वजह क्या है, टू फ्यू सर्विस स्टाफ सेंटर, दोनों एक ही हैं। नंबर 1 और 2 की प्रॉब्लम जो है वो, ठीक है, नंबर 1 पे 15 है जो कंप्लेंट्स हैं, नंबर 2 पे 6 हैं। कितनी हो गई इसकी, दोनों की 21, ठीक है, हो गया। उसके बाद नंबर 3 पे आता है, इंजीनियर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, दे डोंट सीम टू बी ऑर्गेनाइज्ड, दे नीड सेकंड विजिट टू ब्रिंग एक्स्ट्रा पार्ट्स। समझ आ रही है बात की। और भाई जब वो विजिट करते हैं कस्टमर के घर में तो फिर टाइम इस तरह वेस्ट होता है कि वो समझते हैं ओहो मैं तो ये भूल गया, ये पार्ट्स लाना था, ये टूल्स मैं भूल गया था, ये पार्ट्स आपके लेके आने से उनको दूसरा विजिट करना पड़ता है। समझ आ रही है। इंजीनियर्स को जब को आप कॉल करते हो अपने घर के लिए किसी प्रॉब्लम के लिए, हाँ, तो फिर क्या होता है कि उनको दूसरा विजिट करना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है। क्या है उसकी वजह, पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेपरेशन। उनकी सही तरह तैयारी नहीं, को ऑर्गेनाइज नहीं लगते वो, ठीक है। उसकी 4 कंप्लेंट्स हैं। नंबर 4 में क्या आ गया, इंजीनियर्स डोंट नो व्हाट टाइम दे विल अराइव। उनको ये नहीं पता किस वक्त हमने, कस्टमर ने अगर कॉल की है तो उसकी रिपेयर के लिए, सर्विस के लिए किसी चीज़ की, या रेफ्रिजरेटर है या टीवी है या कुछ भी है, तो उनको ये नहीं पता कि किस वक्त जाना या किस वक्त नहीं जाना, पता ही नहीं है किस वक्त वो पहुँचेंगे। कितनी कंप्लेंट्स आई उसकी, 2। तो और जो रीज़न्स हैं वो 2 ही है ना, एक ही है ना दोनों की, 3 और 4 की। कितनी हो गई ये, 6, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 5 में आता है, सर्विस स्टाफ डज नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको ये नहीं पता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, लैक ऑफ ट्रेनिंग है उनकी, ठीक है, लैक ऑफ ट्रेनिंग। नंबर 5 में क्या है, व्हेन इंजीनियर्स विजिट कस्टमर्स फाइंड द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड ओवर फोन। जब वो उधर पहुंचते हैं घर किसी के सर्विस के लिए या किसी रिपेयर के लिए, किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, तो भाई क्या होता है कि
वो फिर उनको कस्टमर को पता चलता है ये तो मामला तो टेलीफोन पे ही हल हो सकता था, अगर बता देते यार छोटी सी प्रॉब्लम है, टेलीफोन पे ही बता देते। वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, ठीक है। कितनी कंप्लेंट्स हैं उसकी? एक 30 और 21, यानी 5 और 6 की एक ही प्रॉब्लम है, क्या? लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग। अब आपने क्या किया, कितनी हो गई ये? 51 हो गई। ठीक हो गया, ठीक है जी। अब उसने क्या किया, जैक ने जब ये सर्विस सेंटर लिया, उसने सबसे पहले अपने एनालिसिस किया कि इसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि जो इसकी रीज़न क्या है, जो फेलिंग सर्विस सेंटर है, ये फॉल हो गया है, कोलैप्स हो गया है, बिजनेस नहीं दे रहा, इसकी वजह क्या है। उसने जब ये प्रॉब्लम्स नोट करके फिर उसकी काजेज़ तलाश की, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उनको स्कोर कर लिया, नंबर दे दिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम मेन है, उनकी वजह क्या है। फिर उसने क्या किया, उनका सलूशन तलाश किया। अब ये आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बड़ी जो कंप्लेंट ज़्यादा किसकी आ रही हैं, 5 और 6 की है ना, ठीक है। 51 है उसकी। उसने सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम हैं उनको सिलेक्ट कर लिया, मेन प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट कर लिया, बाकी को फॉर द टाइम बीइंग कुछ देर के लिए छोड़ दिया। क्या 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 भी अरेंज किया, लैक ऑफ ट्रेनिंग, उसने अरेंज किया सबसे पहले स्टाफ की ट्रेनिंग। फिर नंबर 2 पे क्या आ रहा है, प्रॉब्लम जो है वो 21 है, ठीक है। और नंबर 3 पे 6, 3 प्रॉब्लम्स हो गई। अच्छा, उसने जो सलूशन तलाश किया है कि प्रॉब्लम्स का जो मेन प्रॉब्लम्स हैं 20% हैं जो उसे 80% रिजल्ट देंगे। समझ आ रही है? और भाई क्लियर हुआ कि नहीं पॉइंट आपका? यानी वो उसने 20% प्रॉब्लम सेलेक्ट कर ली हैं जो उसको 80% रिजल्ट दे देंगी या उसको बेनिफिट देंगी। उनमें से वो सबसे बड़ा काम जो उसने किया कि ट्रेनिंग अरेंज की, ट्रेनिंग मैनेज की, अरेंज की, ताकि स्टाफ को पता चले कि कस्टमर्स की जो कंप्लेंट्स हैं किस तरह उनको हल करना है। समझ आ गया? अच्छा जी, ये लिख लिया, क्लियर हो गया?